हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति और हाजिर हूं आपके सामने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के हैंड नोट्स के साथ, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। ये सीपीसी पर तीसरा वीडियो है, जो भाग 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के भाग 2 में निष्पादन से संबंधित धारा 35 से 50 तक है, जो कि डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित हैं। इसमें हम 35 से 50 तक की धाराओं को देखेंगे। तो विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। भाग 2 बात करता है निष्पादन से संबंधित, जो कि बहुत बड़ा भाग है सीपीसी का, जो 36 से लगाकर 74 धारा 36 से 74 तक में वर्णित हैं। इस भाग का अध्ययन अपन 3 वीडियो में करेंगे। प्रथम वीडियो में धारा 36 से लगाकर 50 तक देखेंगे। तो धारा 36 बात करती है आदेशों को लागू होना। तो इस संहिता में डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित जितने भी उपबंध हैं, जो कि आदेश 21 में भी हो गया, ठीक है, जितने भी उपबंध हैं डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित, वो जिनमें डिक्रियों के अधीन संदाय भी हैं, आदेशों को जहाँ तक लागू हो सके, लागू किया जा सके, लागू होंगे। तो डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित जिनके अधीन डिक्रियों के अधीन संदाय से संबंधित उपबंधी भी हैं, आदेशों को लागू होंगे। ये धारा 36 बात करती हैं। अब देखते हैं धारा 37 क्या कहती है। तो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा धारा 37 करती हैं। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा, तो जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, डिक्रियों के निष्पादन के संबंध में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय पद या उस प्रभाव वाले शब्दों के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके या उनके अंतर्गत जहां निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीलीय अधिकारिता में पारित की जाती है, वहाँ वह प्रथम बार का न्यायालय, जहाँ कोई डिक्री अपीलीय अधिकारिता में पारित की जाती है, तो जहाँ वह प्रथम बार वाद लाया गया था और डिक्री पारित की जाती है, वह प्रथम बार का न्यायालय डिक्री पारित करने वाला न्यायालय समझा जाएगा। तथा जहाँ प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया है या उसे निष्पादन करने की अधिकारिता नहीं रह गई है, वहाँ वह न्यायालय आता है जो यदि वह वाद जिसमें डिक्री पारित की गई है, डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के समय संस्थित किया जाता, तो ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता रखता, वह डिक्री पारित करने वाला न्यायालय समझा जाएगा। तो इसके बाद आता है अपना वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। धारा 36 आदेशों को लागू होना, धारा 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा देती है, और धारा 38 बात करती है वह न्यायालय जिनके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। तो कौन कौन से न्यायालय हैं जो डिक्री को निष्पादित कर सकेंगे, एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई हैं, अंतरित की गई हैं, निष्पादित की जा सकेगी। तो किन किन न्यायालयों द्वारा डिक्री का निष्पादन किया जा सकेगा, धारा 38 में वर्णन किया गया है कि या तो उसे पास करने वाले न्यायालय द्वारा या जिसे वह एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र की गई है उस न्यायालय द्वारा डिक्री का एग्जीक्यूशन किया जा सकेगा। यह धारा 38 में वर्णन किया गया है। धारा 39 बात करती है कि डिक्री का अंतरण, किन किन दशाओं में डिक्री का अंतरण किया जा सकता है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा। तो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसके आवेदन पर, डिक्री दार के आवेदन पर, उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को ही, किसे, कॉम्पिटेंट कोर्ट को ही उसे कॉम्पिटेंट अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। किन किन दशाओं में, कि जबकि निर्णीत ऋणी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिताओं के सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है। निर्णीत ऋणी यानी कि जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह व्यक्ति किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है, उस कंडीशन में डिक्री का अंतरण उस न्यायालय को किया जाएगा जिसके अधिकारिता के अंतर्गत वह निर्णीत ऋणी निवास करता है या कारोबार करता है। 39B बात करता है कि निर्णीत ऋणी कि डिक्री की तुष्टि के लिए जो संपत्ति है वह किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर अगर है तो भी डिक्री का अंतरण किया जा सकेगा, या डिक्री
अधिकारिता के बाहर किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती हैं या डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से ठीक समझे तो डिक्री का अंतरण किया जा सकेगा। 4 कंडीशन बताई गई हैं। पहली है कि वह व्यक्ति किसी अन्य अधिकारिता में निवास करता है या कारोबार करता है। दूसरी बताई गई है कि डिक्री की तुष्टि के लिए संपत्ति किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर है। तीसरी कंडीशन बताई गई है कि डिक्री किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती है या जब न्यायालय ठीक समझे। चौथी कंडीशन में अगर कोई कारण न्यायालय को ठीक लग रहा है तो वह अपने स्व विवेक से भी डिक्री का अंतरण किसी अन्य न्यायालय को कर सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका धारा 39 का क्लोज 2 बात करता है कि डिक्री न्यायालय की स्व प्रेरणा से, उसके स्व मोटो से भी वह उसे किसी सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा, ट्रांसफ़र कर सकेगा। ठीक है। इसका क्लोज 3 बात करता है कि जिस न्यायालय को डिक्री के अंतरण के समय उस वाद का विचारण की अधिकारिता हो उसे सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा। क्लोज 4 बात करता है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर बाहर की किसी व्यक्ति की संपत्ति या व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादन की शक्ति नहीं होगी। ठीक है। ये बात कर रहा है कि जो न्यायालय डिक्री पास करता है उसे यह अधिकारिता नहीं होगी कि वह उस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर, स्थानीय सीमाओं से बाहर कोई व्यक्ति निवास करता है, कारोबार करता है या उसकी कोई संपत्ति स्थित है, उसके विरुद्ध ही स्वयं वह डिक्री पारित करने वाला न्यायालय उस डिक्री का निष्पादन नहीं कर सकेगा। अगर अधिकारिता के बाहर स्थित किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अगर कोई डिक्री का निष्पादन करना है तो उस व्यक्ति या संपत्ति जिस न्यायालय में के अंतर्गत आती हैं, जिस न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आती हैं, उस न्यायालय को डिक्री के निष्पादन के लिए अंतरित करना होगा, तभी डिक्री का निष्पादन किया जा सकेगा। डिक्री पारित करने वाला उस डिक्री का निष्पादन अन्य न्यायालय में नहीं कर सकेगा। 40 बात करता है कि किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। धारा 40 बात करती है किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। तो जब किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण किया जाता है तो वो उसका निष्पादन उन नियमों के अधीन किया जाएगा जो उस राज्य में प्रवृत्त हैं। धारा 41 बात करती है निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है वह उसके परिणाम का, कि वह डिक्री निष्पादित की गई है या नहीं की गई है, इसके परिणाम को सर्टिफाइड करके जिस न्यायालय ने डिक्री निष्पादन के लिए ट्रांसफ़र करी थी उस न्यायालय को उसका प्रमाण पत्र भेजेगी। तो वह न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है उस न्यायालय को जिसने डिक्री पारित की थी निष्पादन का तथ्य जहां निष्पादन कर दिया जाता है या जहां निष्पादन करने में असफल रहा है वहां असफलता की किन परिस्थितियों के कारण वह अंतरित न्यायालय डिक्री का निष्पादन करने में असफल रहा है, उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रमाणित करके उस न्यायालय को जिसने निष्पादन के लिए डिक्री भेजी थी एक प्रमाणित प्रति उस न्यायालय को भेजेगा। धारा 42 बात करती है अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। जो न्यायालय डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेजता है तो उस निष्पादन न्यायालय अंतरित न्यायालय को उसके निष्पादन में क्या क्या शक्तियाँ होंगी इसका वर्णन धारा 42 में किया गया है। तो उस न्यायालय को वे ही शक्तियाँ होंगी जो उसके द्वारा वह डिक्री उसके स्वयं के द्वारा पारित की गई होती तो होती क्या क्या, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी डिक्री की अवज्ञा करता है तो उसे दंडित करने की शक्ति भी होगी और निष्पादन में उसका आदेश अपील में उन्हीं नियमों के अधीन रहेगा जो यदि उसके द्वारा पारित की गई होती तो होता। इसके अलावा क्लोज 2 में कुछ शक्तियों का वर्णन किया गया है जो अंतरित न्यायालय को होगी। धारा 39 के अधीन निष्पादन के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी अंतरित कर सकेगा वह न्यायालय जिसे अंतरण के लिए भेजा गया है। धारा 50 के अधीन किसी निर्णित ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध भी डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति उस अंतरित न्यायालय को होगी और डिक्री कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति भी अंतरित न्यायालय को होगी। इसके अलावा क्लोज 3 बात करता है कि उस न्यायालय उपधारा 2 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा कि
डिक्री का निष्पादन निर्णीत ऋणी के प्रतिनिधि के विरुद्ध किया गया है, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध किया गया है, या धारा 39 के अधीन डिक्री पाया जिसे अंतरित किया गया है उसे भी आवश्यकता लग रही है कि वह किसी अन्य न्यायालय को डिक्री का अंतरण करे, तो ऐसी शक्तियों का अगर प्रयोग अंतरित न्यायालय करता है तो उसकी एक प्रति डिक्री पारित करने वाले को न्यायालय को भेजेगा। धारा 43 बात करती है कि जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो किन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है। धारा 1 का क्लोज 2 बात करता है कि नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर यह संहिता प्रवर्त नहीं है। एक तो उन स्थानों पर या कहीं विदेश में पारित डिक्री विदेश के सिविल न्यायालयों द्वारा डिक्री पारित की जाती है तो वहाँ उसके निष्पादन में क्या शक्तियाँ होंगी। धारा 43 बात करता है कि जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा डिक्री का निष्पादन। धारा 44 बात करता है, धारा 44 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 43, 44 और 44 से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने इसकी सिर्फ हेडिंग को यहाँ पर आपके सामने वर्णन किया है, और 45 भी महत्वपूर्ण नहीं है। 44 ए बात करती है व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, और 45 भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन कैसे किया जाएगा 45 में वर्णन किया गया है। धारा 46 बात करती है आज्ञापत्र। आज्ञापत्र क्या है दोस्तों कि जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन में, मतलब जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की गई है वह डिक्रीदार के आवेदन पर, मतलब जिस व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित की गई है उस व्यक्ति के आवेदन पर अगर वह व्यक्ति कहता है कि निर्णीत ऋणी की कोई विशेष प्रकृति की कोई संपत्ति कुर्क करके डिक्री का निष्पादन किया जाए तो वह डिक्री पारित करने वाला न्यायालय उस विशेष प्रकृति की संपत्ति के कुर्की का एक आदेश निकालेगा, उसे आज्ञापत्र कहा जाएगा। ये धारा 46 में वर्णन किया गया है। धारा 47 बात करती है वे प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय कर सकेगा। जो न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर रहा है उसे डिक्री के निष्पादन में कौन कौन से प्रश्न का विनिश्चय करने का या अवधारण करने की शक्ति होगी, ये धारा 47 में कहा गया है। तो वे सभी प्रश्न जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं। 3 चीज़ों का वर्णन किया गया है इसमें कि निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं तो उनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा, न कि किसी पृथक वाद द्वारा अवधारित किया जाएगा। क्लोज 2 बात करता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं उस न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा। धारा 49 बात करती है 49 अंतरिति। अंतरिति यानी कि जिसे डिक्री अंतरित की गई है, ठीक है। मान लो ए के पक्ष एक डिक्रीदार है जिसके पास 10,000 रुपये की एक डिक्री है, इसे यह अंतरित करता है बी को कि यह डिक्री का निष्पादन बी सी के विरुद्ध है। इसका निर्णीत ऋणी मान लो कि सी है, तो ए के पक्ष में ए डिक्रीदार है 10,000 रुपये की डिक्री का और सी निर्णीत ऋणी है, तो ए अपनी डिक्री को बी के पक्ष में अंतरित करता है, तो यह अंतरिति हो गया। तो यह डिक्री का अंतरिति उस डिक्री को उन्हीं साम्यताओं के अधीन धारण करेगा जिनके अधीन निर्णीत ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध कर सकता था, ठीक है। यही बात 49 में की गई है। और इस वीडियो की अंतिम धारा है धारा 50 विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा धारा 2(11) में की गई है कि विधिक प्रतिनिधि किसे कहेंगे। तो इसका क्लोज फर्स्ट बात करता है कि जहां डिक्री का पूर्णतः तुष्ट होने से पहले निर्णीत ऋणी की यदि मृत्यु हो जाती है, ठीक है। डिक्री की पूर्णतः तुष्टि यानी उसे निष्पादित होने से पूर्व ही यदि निर्णीत ऋणी की यानी कि जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है उस व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो वहाँ डिक्री का धारक यानी जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा। क्या आवेदन करेगा कि उसका निष्पादन डिक्री के मतलब निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध किया जाए। लिमिटेशन एक्ट में इसके लिए लिमिटेशन दी गई कि इसके लिए आवेदन 90 दिन के अंदर करना होगा, अन्यथा फिर वह जो है वाद हेतु समाप्त हो जाएगा, ये उपचार समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।